तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संख्या आखिर है क्या चीज़, संख्या आखिर है क्या चीज़, इसको देखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि संख्या का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों वाई इज इम्पोर्टेंट संख्या। ठीक है, मतलब नाउन। ठीक, नाउन क्यों इम्पोर्टेंट है इसको देखते हैं। देखिए किसी भी शब्द और पद को बनाने के लिए जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो वाक्य के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, शब्द चाहिए रहता है। तो शब्द आता कहाँ से है, शब्द अक्षर से आता है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए क्या जरूरी है, उसके जो ग्रामर्स हैं, ग्रामर्स है जैसे कि व्याकरण, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो ये जो सारे जो व्याकरण है उनका कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं संज्ञा के बारे में। हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं उनमें संज्ञा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बोला गया है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम। ठीक है, यदि किसी प्राणी, कोई इंसान का नाम अगर राहुल है, सोहन है, मोहन है या जयंत है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि इंसान आदमी का नाम है। ठीक है, मतलब कोई भी प्राणी का अगर नाम आ रहा है, ठीक है, जानवर का नाम हो गया, तो वस्तु का भी अगर कोई नाम आ रहा है जैसे कि टेबल, चेयर, ठीक है, कुर्सी, स्थान का नाम जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, भाव का मतलब हो जाएगा जैसे कि मिठास है, बहुत गुस्सा करता है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई नाम आ रहा है तो ये इसका मतलब है संज्ञा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के जो नाम आते हैं उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। देखिए संज्ञा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक जो है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर क्या हो जाएगा, रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ का मतलब होता है जिसका हम खंडित नहीं कर सकते हैं। यौगिक मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना है तो उसको यौगिक कहेंगे। ठीक है, योग रूढ़ का मतलब है कि इसका अर्थ क्या होता है, यौगिक तो होता है लेकिन ये रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ का मतलब है कि इसका जो है एक तीसरा जो चीज़ है इसका अर्थ बताता है। ठीक है, तीसरा जो शब्द है इसका अर्थ बताता है, तो ये क्या कहलाता है, योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अर्थ की दृष्टि से ये कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि आखिर है क्या चीज़। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक का मतलब यह है जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि हम लोग व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, जो किसी व्यक्ति का, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात करें, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बात करें। मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति का कुछ प्रॉपर नाउन होगा, उसका कुछ स्थान होगा, उस वस्तु का कोई नाम होगा। तो उस जितने भी प्रॉपर नाउन का मतलब हो रहा है कि एक जो है एक निश्चित उसका कुछ नाम रहेगा, उसका कुछ प्रॉपर नाम रहेगा। और अगर नाम आ रहा है जैसे कि व्यक्ति का नाम आ रहा है, जैसे व्यक्ति का नाम राम, सीता। ठीक है, स्थान में अगर कोई स्थान पटना आ रहा है, पटना, दिल्ली, कलकत्ता। या वस्तु में किसी कुर्सी, टेबल, चेयर, ये सभी जो है अगर नाम आ रहे हैं मतलब ये प्रॉपर नाम है। मतलब किसी व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति का नाम, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। प्रॉपर नाउन क्या मतलब है कि इसका एक विशिष्ट नाम या विशेष नाम रहेगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि राम हो गया, ठीक है, फिर पटना हो गया, फिर टेबल, ठीक, टेबल, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या बोले है,
जातिवाचक संज्ञा का नाम होता है, जाति का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जाति, जाति का मतलब होता है अगर कोई, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी जाति का है, जाति का मतलब जैसे कोई पुरुष जाति की बात करें, पुरुष जाति में कौन कौन सा जगह, जैसे कि पुरुष जाति की बात करेंगे तो ये राम, राम, मोहन, सोहन, ठीक है। तो ये सारे जो है उस पुरुष के समूह के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं जितने भी नाम हैं, तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम उसका नाम ना लेकर उस नाम के आधार पर उसका एक ऐसा नाम बताए जो उस सबको सम्मिलित करता हो, जैसे कि नदी, नदी के अंतर्गत कौन कौन से नदी आ सकते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सारे जो गंगा, यमुना, गोदावरी हुई है व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम है, ठीक है। लेकिन जो नदी आ रहा है, जो नदी हो रहा है वो उसका जाति बता रहे, वो किस जाति का है, ठीक है। तो ये नदी जाति का है, गंगा, गोदावरी, यमुना, ये सभी क्या है, नदी जाति का है। पर्वत के अंतर्गत अगर आ रहा है हिमालय, अरावली, ठीक है, काराकोरम, तो ये सारे जो है उस पर्वत का क्या है, जो पर्वत है वो जातिवाचक है। लेकिन पर्वत के अंतर्गत आने वाले हिमालय, काराकोरम, ठीक है, अरावली, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ आया होगा कि किसी संज्ञा का, जो किसी संज्ञा का, जो किसी संज्ञा का बोध कराता है, जो किसी संज्ञा के जाति का बोध कराता है, किसी संज्ञा की जाति का बोध कराता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, पर्वत, ठीक है, या लड़की, ठीक, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे कि देखते हैं द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत देख लेते हैं क्या है द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा देखते हैं, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो किसी पदार्थ, जो किसी पदार्थ या सामग्री का क्या करता है, बोध कराता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ठोस पदार्थ हो जाएगा, ठोस पदार्थ में कौन कौन सा है, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, लोहा, ये सारे क्या है, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हो जाएगा ठोस में। अब द्रव में क्या क्या जाएगा, जैसे कि घी, दूध, दही, ये सारे क्या है, द्रववाचक है, ठीक है। गैसीय अवस्था में क्या हो जाएगा, जैसे कि धुआं, ऑक्सीजन, ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, O2 को हम लोग लिख लिए शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, ठीक। तो गैस फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं एक हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक, समूहवाचक संज्ञा। आखिर समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूह का मतलब होता है जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर, जो संज्ञा, जो शब्द है, जो संज्ञा, हम जो शब्द के बारे में बात करते हैं कि संज्ञा है क्या, कि संज्ञा का एक, किसी संज्ञा है वो किसी शब्द का बोध ना होकर, शब्द का बोध ना होकर उसका, उसका समुदाय, समुदाय या समूह के बारे में बात करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई संज्ञा किसी शब्द का वाचक ना होकर उसके समूह का बोध कराता है तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ग, टीम, सभा, ठीक है, उसके बाद समिति, ठीक, तो ये सारे जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं लास्ट जो है टॉपिक है हमारा जो है भाव। भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, या इसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। जैसे कि किसी भाव, गुण, दशा इत्यादि का अगर बोध करा रहा है, गुण, भाव, गुण, दशा इत्यादि का अगर बोध करा रहा है, जैसे कि क्रोध आता है, गुस्सा आता है, या फिर उसका मिठास के बारे में बात कर ली जाए, या फिर उसका यौवन के बाद उसकी खूबसूरती के बारे में बात करी जाए, तो ये सारे जो है एक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे कि
मीठा, गुस्सा होना, क्रोध होना, ठीक है, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये तो हम लोग ने इसके पूरे 5 समूह के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन सा संज्ञा है, 5 टाइप के। ठीक है, कौन कौन सा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका कुछ और जैसे इम्पोर्टेंट, ठीक, जैसे कि संज्ञा का एक विशिष्ट प्रयोग करते हैं। संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग का मतलब है यहाँ पर संज्ञा को और किस रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा के रूप में जैसे हमको बताना है, तो आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक है, कैसे बताएंगे। मान लो बाद हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जैसे राम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राम क्या है, एक संज्ञा है। अब उसी को अगर हम ऐसे लिख दें, जैसे हम एक क्या लिखते हैं, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देश में जयचंदों की कमी, जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंदों का मतलब होता है विश्वासघात। ठीक है, तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो व्यक्तिवाचक आ रहा है, जयचंद जो नाम आ रहा है जयचंद, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा में बता सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कि राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस पढ़े, वाक्य बनाए, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंदो मतलब जयचंद एक किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन जयचंदो का मतलब यहाँ पर हो रहा है विश्वासघाती का मतलब। ठीक है, तो देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, तो जयचंद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल सकते हैं। मतलब आप वाक्य के आधार पर उसको बदल सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर जो हरिश्चंद्र आ रहा है, यहाँ पर जो हरिश्चंद्र आ रहा है वो क्या है, हरिश्चंद्र का मतलब अच्छे लोग। ठीक है, तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो ये जो इसका मूल अर्थ निकलता है हरिश्चंद्र, लेकिन उसका जब हम विस्तार करते हैं तो अच्छे लोगों का मतलब है। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर हम लोग को देखने में लगेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा का रूप है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझ आएगा। जैसे कि गोस्वामी, गोस्वामी जी ने रामचरित रामचरित मानस लिखा। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस लिखा। ठीक है, अब गोस्वामी का मतलब है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गोस्वामी हमको जातिवाचक संज्ञा का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, गोस्वामी का मतलब जातिवाचक संज्ञा का अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इस गोस्वामी का मतलब होता है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो उदाहरण है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक है, मतलब जो अंतिम टॉपिक है उसको देख लेते हैं। पद परिचय, प्रेसिंग। पद परिचय का मतलब होता है वाक्य में वाक्य में जो भी प्रयुक्त होने वाले शब्दों का, अगर हम कोई भी शब्द अगर दिया गया, कोई भी वाक्य हमको दिया गया, तो उसके अलग अलग शब्दों में हमको तोड़ लेंगे और उस शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा, संज्ञा के आधार पर उसका भेद कौन सा भेद है। ठीक है, यह व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है। देखिए कोई भी वाक्य दे रहेगा, ठीक है, कोई भी वाक्य दे रहेगा, अब उस वाक्य में जो भी शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अब उस शब्दों का हम लोग क्या करेंगे, उसके अलग अलग पद का परिचय देते समय हम लोग क्या करेंगे, उसमें संज्ञा कौन सा है और उस संज्ञा में कौन सा वाचक, कौन सा भेद है, जैसे कि समूहवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो ऐसे हम लोग उसका भेद देखेंगे, फिर उसका लिंग देखेंगे, फिर वचन कारक, ऐसे अन्य शब्दों का संबंध बनाना क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर ये एक वचन है, फिर ये पुल्लिंग है, ये कर्ता कारक है। ठीक है, तो इस तरीके से राम का पद परिचय दे सकते हैं। फिर रावण भी इसी तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। ठीक है, कर्म मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ये जो है राम जो है कर्ता कारक है, मतलब सब्जेक्ट है।
और ये ऑब्जेक्ट है। रावण क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, ठीक है। मतलब इस पर हम लोग कर्म करेंगे, रावण पर हम लोग कर्म करेंगे, मतलब रावण को हम लोग बाण से मारेंगे, तो ये हो जाएगा इसका कर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ता, राम जो है कर्ता, ठीक। या राम जो है कर्ता और रावण जो है कर्म, ठीक। अब इसको बाण से मारना है। बाण क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। बाण का मतलब है, ये क्या है? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन और करण कारक। करण का मतलब हम लोग बाण से मार रहे हैं, ठीक है, करण से, ठीक है, बाण से मारेंगे। तो इस तरीके से हम उसका पद परिचय दे सकते हैं। तो संज्ञा से संबंधित जितने भी टॉपिक है आज हम लोग ने यहाँ पर खत्म कर लिया है। आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।